RO का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की डेट भी 4 फरवरी बताई जा रही है। अब आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 100+ डेज आपके पास में बचे हैं। देखिए, आपने देखा होगा हमने इसके लिए RO के लिए हिंदी की 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ से। दूसरी चीज़, हमने RO के प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के दोनों के पेपर डाल रखे हैं। 2 पेपर हमने डाल दिए थे, 2021 वाले और 2016 वाले। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 2 पेपर। एक तो ये प्रीलिम्स 2017 का जो होता है RO का, दूसरा उसका मुख्य परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन साथियों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे सूची 2 से मिलान करना है, जनरली ये देखा गया है, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि स्टार्टिंग में जो ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं आंसर वहीं से रहता है उसका। ये 99% ये अप्लाई होती है। अगर 1-2% अप्लाई नहीं होती तो आप कमेंट करके ये बोलें कि सर ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि पहले का जो मेजोरिटी में नंबर दे रखा है उसी का आंसर वो है। तो लकुलिस सिद्धांत, तो इनका जो है ये था पशुपत। वहीं पे नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन का सिद्धांत कौन सा था? नागार्जुन का सिद्धांत था ये शून्यवाद। उसके बाद में भद्रबाहु का ये जैन थे, गोसाल ये अजीवक थे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि पहला अगर जो मेजोरिटी में दे रखा उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू 2 नंबर दे रखे हैं। क्लियर है? अब ऐसे जब आगे चलेंगे आप तो यहाँ पे भी 2 दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 तो फिर काट देंगे क्योंकि ये कंटिन्यू दे रखे हैं, 2 नंबर सेम है यहाँ पे। तो इसका आंसर देखिए इस हिसाब से इसका आंसर आ जाता है बी। क्लियर है? क्योंकि 3 देखना पे 3 पकड़ना हमें, तो 3 में 2 ही जगह है 3 पे, लेकिन नेक्स्ट 2 फिर 2 इनमें कॉमन है, यहाँ पर 3 नहीं है तो 1 कट गया। नेक्स्ट में अगर इधर देखें तो 4 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न में क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो इसको जो त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी और त्रिपिटक भी है। त्रिपिटक में क्या क्या है? सूत पिटक है, विनय पिटक है और अधिधम पिटक है। अभिधम पिटक। एक त्रिरत्न जो है जैन धर्म से भी संबंधित है, जिसमें क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो नासिक अभिलेख ये जो है गौतमीपुत्र से संबंधित है। हाथीगुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है, ये स्कंद गुप्त से संबंधित है। स्कंद गुप्त से संबंधित है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। देख लेते हैं, ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक गौतमीपुत्र, हाथीगुफा खारवेल। भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। गिरनार जो है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये कहाँ पर है? ये आज के बिहार में है। तो स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना थी कि पाल वंश के शासक थे और गोपाल का मतलब पुत्र थे। तो इन्होंने जो है 770 से 810 के बीच में इसकी जो स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी और परम सौगात की उपाधि भी इन्होंने जो धारण की थी। साथ में धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गाँवों को दान में दिया था इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। सही कालानुक्रम के हिसाब से इसमें जो व्यवस्थित करना है। फिर यहाँ पे हमारी वो ट्रिक काम आएगी जो मैंने ट्रिक अभी पहले पेपर में आपको बताई थी। देखिए इसमें भी क्या होता है, जो मेजोरिटी में स्टार्टिंग में दे रखा वो इसमें से ही आंसर है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं है। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे सब जगह लास्ट में 4 यहाँ पे 4 दे रखा है। अब तो 2 तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ये कीर्ति वर्मा है, तो कीर्ति वर्मा ही लास्ट में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस हिसाब से ए आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी? तो मेहर भोज की थी ये उपाधि आदिवरा। नेक्स्ट चलते हैं, गुर्जर प्रतिहार के सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक भोज प्रथम अथवा मीर भोज ने 50 वर्षों तक शासन किया था। वैष्णव उपासक भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदिब बरा की उपाधि एवं अंकन करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वर्णन में मेहर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से जो कालानुक्रम बताना है,
घटनाओं को विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये ट्रिक आपको तभी लगानी है जब आपकी जानकारी फेल हो जाती है, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, एटलीस्ट कुछ ना करने से अच्छा ट्रिक लगा लो फिर वहाँ पे। ये नहीं कि अब ये इजी क्वेश्चन में आप ट्रिक लगाने की कोशिश करो तो फिर गलत कर जाओ। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 में। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की गई थी? ये 1296 में की गई थी। उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? ये 1325 में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कब स्थानांतरित की थी? ये 1327 में की थी। तो इसमें आपको पता है सबसे पहले तराइन का युद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले तराइन का युद्ध पढ़ लिया आपने तो ये आंसर आ जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कोई डबल नहीं आ रहा, तो अब इसमें कैसे पकड़ेंगे? देखिए इसमें पकड़ने का अगर पहले स्टार्टिंग वाले में कोई अगर नहीं दिख रहा डबल, तो नेक्स्ट में कोशिश करते हैं। नेक्स्ट में इसमें 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो 3 वाले को हम काट देते हैं। अब हमारे पास में ये इनमें से ऑप्शन बचता है। क्लियर है? अब इनमें से ऑप्शन बचता तो लास्ट, उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में भी क्या होता है कि यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 3 वाले को काट दो। 2 वाले में से आंसर है। इसे पहले को हम ऑलरेडी काट चुके थे, तो इसका आंसर फिर आ जाता है डी। ऐसे भी लास्ट में देखेंगे दोनों में 1 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ जाता है। चलिए आप पक कर लेते हैं इसको अपने हिसाब से। तो इसमें कौन सा किससे संबंधित है? रणथंभौर जो हमीर देव से संबंधित है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ आप सभी जानते हैं, राणा रतन सिंह। देवगिरी राजा रामचंद्र गुजरात कर्णदेव से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। यात्री है एक तरफ, दूसरी तरफ गृह देश है। तो आप जानते हैं कि इब्ने बतूता मोरक्को के निवासी थे, मार्को पोलो इटली के थे, अब्दुल रज़्ज़ाक की तुर्की के निवासी नहीं थे। तो कहाँ के थे? ये जो थे ईरान के थे। अब्दुल रज़्ज़ाक ईरान के थे, नूनीस पुर्तगाल के थे। चलिए देख लेते हैं। इब्ने बतूता मोरक्को, मार्को पोलो ये थे इटली के, अब्दुल रज़्ज़ाक कहाँ के थे? ईरान के, और नूनीस थे पुर्तगाल के। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी? तो आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो किससे संबंधित था? ये कृषि से संबंधित था। दीवान अमीर ए कोही कृषि से संबंधित था ये। तो जनरली मतलब बेसिकली ये कृषि विभाग था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो आप जब सभी जानते हैं कि नसरुद्दीन को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है और दिल्ली में इनकी मज़ार है। जबकि अगर बात करें नियामुद्दीन औलिया को जाना जाता है महबूबे इलाही के नाम से। बाबा फरीद को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे देख लेते हैं। चिश्ती संत और तौहीद इलाही के रूप में नसरुद्दीन को मतलब जाना जाता है। उसके साथ में चिरागे दिल्ली भी कहा जाता है इन्हें। जबकि नियामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है। बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गंजे सकर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। तो इसने ये पानीपत की मतलब विजय के उपलक्ष्य में ये सिक्का जो चलाया था। नेक्स्ट चलते हैं। फिर इस क्वेश्चन में हम जो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमसे कुछ नहीं आता है तो सपोज दैट कि हम कुछ भी नहीं जानते, 0 हो गए इस क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे फिर मेजोरिटी में कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे इसे और इसको काट देंगे हम। पहले में दूसरा आ रहा, अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में हुआ था। उसके बाद अगर एक भी पता है आपको, सपोज दैट कि एक भी पता है, मोपला विद्रोह के बारे में पता है आपको, 1921 में हुआ था ये। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह आप जानते हैं 55-56 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 31-32 में कोल विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे हमने दो मेजोरिटी में देख लेते, तो आंसर इन्हीं में से आने वाला है। क्लियर है? तो उसके बाद में हमारा ये जो है पहला आंसर आ जाता है। एवं विद्रोह कब हुआ था? ये 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह 31-32 में, और संथाल ये 55-56 में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, ये बताना है। तो इनमें से अनुग्रह नारायण जो इसके सदस्य नहीं थे, बाकी महात्मा गांधी और डीजे रीड और एफजी स्लाई जो इसके सदस्य थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, और इसके साथ में रायनी, डीजी रेड और टेवर, एलसी अडामी और हरि प्रसाद नारायण सिंह जो इसके सदस्य थे। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। किसने डाली थी? ये भगत जवाहरमल द्वारा 1840 में पंजाब में इसकी मतलब शुरुआत की गई थी। मूलतः कारण क्या था इसका? मूलतः कारण ये था धार्मिक आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था।
भगत जवाहरलाल को सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं स्थायी शासन जो है तो रिप्पन लेकर आया था। कौन? रिप्पन लेकर आए थे, तो लिट्टन नहीं लाए थे। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की, राज्य अपहरण संधि लॉर्ड डलहौजी की, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी। ये देखिए, ये स्थानीय शासन कौन लाया था? लॉर्ड रिप्पन। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति ये लाए थे लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो आप सभी जानते हो कि इनमें से आपको मतलब जनरली पता ही होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं पता तो भाई ये देख लो कि स्टार्टिंग में मेजोरिटी किस में आ रही है। मेजोरिटी में 3 भी है, 4 भी है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मैंने कहा कि फिर देखो कि कॉमन कॉमन किस में आ रहा है फिर वो। तो अब इनमें से ये आंसर तो होने से रहा, तो इनमें से यही आंसर होगा। दो लास्ट में इसमें भी कॉमन है। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता यहाँ पर करके आओगे तो 50-50 का आपका 50-50 का यहाँ पे प्रायोरिटी रहती है, आपका क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन फिर भी आप जानते होंगे इसमें से आपके देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था। ये आप जानते हैं कि ये कब हुआ था? संप्रदाय पंचायत 1932 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1931 में। 1931 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। तो सबसे पहले चौथा आएगा इसमें। तो चौथा अगर आपको पता है एक ही, तो उसके बाद आप जो है टिक कर देंगे डी आंसर। नेहरू रिपोर्ट की डेट क्या है? 28 अगस्त 1928। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। संप्रदाय पंचायत कब हुआ था? ये 16 अगस्त 1932 में हुआ था। ये नेक्स्ट चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इनके राजनीतिक गुरु थे CR दास। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के थे गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो ये जो है जेल में गांधी के आमरण अनशन से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची बने, सूची 2 है, इसको भी हम उसी ट्रिक से लगाएंगे। फिर भी ये देख लेते हैं कौन सा हमें पता है। देखिए, केसरी हम जानते हैं कि BG तिलक का था, और यंग इंडिया किसका था? यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। उसके बाद मिरातुल अखबार ये राजा राम मोहन राय का था, और समाचार दर्पण था ये मार्स मैन का था। तो ये तो ईजी है, इसमें तो कोई ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसका आंसर जो है डी आ जाता है। समाचार दर्पण किसका था? मार्स मैन का। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी BG तिलक का था, और यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। यंग इंडिया में लोग न्यू इंडिया में कन्फ्यूज होते हैं, तो न्यू इंडिया किसका था? वो न्यू इंडिया था एनी बेसेंट का, और यंग इंडिया था महात्मा गांधी का। कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज में नहीं जुड़ा हुआ था? तो कौन है इसमें? देखिए, कोई भी इसमें विकल्प नहीं है, तो इसलिए इसको जो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इन सभी व्यक्तियों का संबंध जो था आज़ाद हिंद फौज से था। नेक्स्ट चलते हैं, इसको कालानुक्रम व्यवस्थित करना। देखिए, बार बार आप जब भी मॉडर्न इंडिया पढ़ें तो उन्हें जो है सीक्वेंस में आप जो है ना, चाहे तो अपना पेज कुछ भी बना लें, 2-4 पेज 5 पेज में बना लें, उसके हिसाब से। देखिए, कालानुक्रम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाद में भी। अगर ट्रिक लगानी तो हमारे वाली ट्रिक लगा लो भाई। देखो, ये वाली इस वाली क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं। यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो सी गया इसका डी गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद में 2-2 कॉमन है, कंटिन्यू 2-2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2-2 कॉमन है। अब यहाँ से आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ कर देगा, इसमें से आपको इनमें से कोई सा टिक करना है। तो भाई देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि संप्रदाय अधिनियम लाया जाता है। ये कब लाया जाता है? ये लाया जाता है आपका 1932 में, 24 सितंबर 1932 इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो रट्टा मार दो इसका। दूसरा पूना समझौता आता है उसके बाद में। पहले संप्रदाय अधिनियम आता है, उसके बाद में उसी को काउंटर करने के लिए लाया जाता पूना समझौता होता है। तो उसके बाद पूना समझौता आता है। उसके बाद क्या होता है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में ही। अगस्त प्रस्ताव आप जानते हैं सबसे लास्ट में 1940 में होता है, तो इसको अगस्त प्रस्ताव को सबसे लास्ट में रखना है। बी आंसर इसका आ जाएगा। संप्रदाय अधिनियम कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता 24 सितंबर को हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता क्या कहलाता? तो इसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो देखिए, ये सपोज दैट कि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यहाँ से पृथ्वी की तरंगें निकलती हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी की जो सतह है, तो पृथ्वी की सतह इसको कहते हैं हम अधिकेंद्र।
केंद्र कहते हैं। और ये जहाँ से ये निकल रही हैं, जहाँ से ये निकल रही हैं तरंगें, तो नीचे से पृथ्वी के नीचे उस भाग को क्या कहते हैं हम, उस भाग को कहते हैं हम भूकंप मूल। भूकंप मूल के नाम से इस भाग को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहाड़ियों को राज्य से मैच कराना है। तो अभी हमने बताया था कि मेजोरिटी टाइम में देखो कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पे 2 तो इसका ये तो आंसर नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा, लास्ट में सब जगह 4 4 कॉमन आ रहा है, तो इसका ये सी आंसर भी नहीं होगा। अब हमारे पास में ए बचा और बी बचा आंसर में। और फिर हमने देखा था कंटिन्यू यहाँ पे कॉमन 3 3 आ रहा, तो आंसर ए इसका आंसर आ जाता है। भाई ट्रिक से इस्तेमाल करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर जनरली हम निकालें गारो कहाँ पे है, ये मेघालय में है, इतना तो पता ही है सबको। मेरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में कोल्लम मलाई कहाँ पर है, कोल्लम मलाई तमिलनाडु में है। फिर डालमा कहाँ पर है, डालमा झारखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या मतलब है कितनी, तो 9 है तटीय राज्य। कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अगर पूछता कि तटीय राज्यों प्लस मतलब संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसमें। कौन कौन से, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव को जो एक ही कर दिया गया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, तो थारू आप जानते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है थारू जनजाति। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गोंड और खरवार के बाद में तीसरी बड़ी जनजाति है थारू, गोंड और खरवार के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसमें क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका जो अधिकतम जल धारण करती है, कारण क्या है इसका, मृत्तिका में रंध्रांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये बड़े आकार के नहीं, यहाँ पे ये छोटे आकार के होते हैं। तो अभी दोनों बातें सही तो होने सही, इसका कारण जो गलत है, तो ये दोनों नहीं होंगे। इसका आंसर आगे देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, ए सही है और आर गलत है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता क्रम बताना है कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, उसके बाद कम किसकी होती है, उसके कम बाद किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता भी हमने देखा था किसकी होती है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर देखो कॉमन कॉमन देख लो, बालू और गाद, यहाँ पे ये तो नहीं होगा, कॉमन कॉमन मृत्तिका है। ठीक है, अभी हो गया। उसके बाद में फिर ये एटलीस्ट 2 तो एलिमिनेट कर दिया आपने, पहले मृत्तिका होता है, फिर गाद, फिर बालू। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया, फिर ट्रिक लगा देंगे हम। अगर कुछ भी नहीं आता तो, कुछ आता है तो ठीक है, अच्छी बात पकड़ दोगे, अदरवाइज हम इसको पकड़ देंगे अपने हिसाब से। फिर देखिए 1 2 3 2, तो यहाँ पे ये गया और ये गया। अब हमारे पास में ये 2 ऑप्शन बचे। क्लियर है। तो दुलहस्ती का तो हमें पता चिनाब हो गया। उसके बाद गांधी सागर का चंबल, आप सभी जानते हैं कि चंबल हो गया, जवाहर हो गया, राणा प्रताप हो गया, ये सब चंबल पे हैं। उकाई का आप जानते हैं कि उकाई जो तापी पे है। और तबा का तो एटलीस्ट तबा पता ही होगा आपको, तो बस निकल गया आंसर इसका। दुलहस्ती बांध किस पे, चिनाब नदी पे है। गांधी सागर चंबल, उकाई तापी और तबा जो तबा बांध पे, तबा नदी पे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, तो धात्विक खनिजों के लिए कौन सा धारवाड़ समूह है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा सोना हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक, क्रोमियम और ये तांबा और मैग्नीज आदि हो गया। अगर इसका इनका जो है इन सभी मतलब शैलों का अगर वो पूछा जाए, क्रम पूछा जाए, तो क्या आएगा। देखिए इसका आता है आधा कूड़ा बिन गया। अब देखिए आ से जो आर्कियन आता है, आर्कियन, धा से धारवाड़, फिर का से कुड़प्पा, बिन से विंध्याचल, गया से गोंडवाना। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद फिर ये इसको याद रखना, आधा कूड़ा बिन गया। चलिए बिन गया हो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें विश्व भूगोल से संबंधित देख लेते कौन से क्वेश्चन आए हैं। चुक्की व कमाटा यानी कि चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते हैं कि तांबे के लिए जाना जाता है। क्षेत्र जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है घास के मैदान एक तरफ और दूसरी तरफ देश हैं। तो भाई कभी कभी ट्रिक मतलब ऐसे भी फांस देती है, 1 3 3 यहाँ पर कॉमन है, 4 4 यहाँ पर कॉमन है। अब क्या करेंगे, क्लियर है भाई। तो ऐसे में फंस जाते हैं आप। अब यहाँ पर 2 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 2 इधर भी तो कॉमन है,
यहाँ पे एक एक कॉमन है, तो भाई इसमें तो आपको करना पड़ेगा। तो पंपास आप जानते हैं कि अर्जेंटीना में है, तो जैसे ही एक पकड़ा आपने तो एक से आपके दो एलिमिनेट हो गए। कुछ तो एटलीस्ट पता होगा, आप मतलब पेपर देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर ये तो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। पुस्टेज हंगरी, पुस्टेज का जो हंगरी आ गया। बेल्ट का तो एटलीस्ट पता होता ही है, बेल्ट का कहाँ है, ये है दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया, तो आपका आंसर जो ए आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है, कि ये इस तरीके से सीक्वेंस में है ऐसे जापान। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? होक्काइडो है, तो स्टार्टिंग में सब जगह होक्काइडो दे रखे हैं। क्लियर है? होक्काइडो दे दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि दो मतलब कॉमन किस्म है, देखिए होन्शु, शिकोकू, होन्शु, क्यूशु। तो अब ये देखो भाई, शिकोकू काट दो और क्यूशु काट दो, होन्शु तो ये दोनों में कॉमन है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे थे, क्यूशु, होन्शु इनमें कॉमन है, शिकोकू। अब ये लास्ट में देखो 2 कॉमन है, तो आंसर तो इसमें से आने वाला, फिर हमने बी काट दिया, तो ये सी आंसर हमारा आता है। सबसे ऊपर है होक्काइडो, उसके ऊपर है होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि सबसे बड़ा कौन सा इनमें? सबसे बड़ा होन्शु ही है, होन्शु जो इनमें सबसे बड़ा है अगर बड़े का पूछे तो। नेक्स्ट चलते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सबसे प्रभावी उपाय है जन्म नियंत्रण। एक सेंटेंस और पूछता जो इसका जो है मतलब इसने कहा था, माल्थस ने कहा था, माल्थस ने जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बताया कि किसी क्षेत्र में, ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट पूछा था, जनसंख्या की वृद्धि जो गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि जो संसाधन है वो जो है समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। इसने कहा था देखिए जनसंख्या जो बढ़ती है वो ऐसे बढ़ती है कि 2 है, उसके बाद में सीधे 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 16 होगी। इसने बताया जनसंख्या जो है ऐसे बढ़ती है। और जबकि संसाधन को इसने क्या बताया था? संसाधन जो है, संसाधन ऐसे बढ़ते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इस टाइप से बढ़ते हैं। तो ये बात किसने बोली थी? ये माल्थस ने ये बात कही थी। दूसरी चीज़ इसने क्या कही थी? इसने कहा था कि यदि जीवन निर्वहन के साधनों का अवरोध ना हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। तो इसने कितना टाइम बताया था? 25 वर्ष बताया था कि सपोज करो 1 करोड़ जनसंख्या 25 साल बाद 2 करोड़ हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो राजस्थान में महिला साक्षरता जो है न्यूनतम है। अभी राजस्थान का हमने पूरी सीरीज कराई थी, तो वहाँ पर आपने देखा ही होगा। तो भारत में साक्षरता कितनी है? भारत में साक्षरता 73%, जिसमें पुरुष की 80.9 है और महिलाओं की है 64.6। सबसे ज़्यादा केरला में है, फिर मिजोरम में, फिर लक्षद्वीप में। अगर कम की बात करें, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई थी। चलिए, आज सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई? सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई नागर हवेली में 55% से। न्यूनतम वृद्धि हुई है लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है? तो इनमें से जो मणिपुर में साक्षरता सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या में परसेंट कितना है? तो 31.16 है अभी परसेंट, जो नगरों में निवास करती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1106 है। जबकि न्यूनतम कहाँ पर है? तो न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 है। अगर यूटी में जनसंख्या घनत्व देखा तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है और न्यूनतम अंडमान निकोबार में है। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का नगरीकरण जो अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो इनमें सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। तो भी आंसर आ जाता है। महाराष्ट्र में कितना? 45% है, गुजरात में 42 है, आंध्र प्रदेश में 33, पश्चिम बंगाल में 31 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या के परसेंट कितना है? तो 42.61% है। अभी भारत में कितने महानगर हैं? टोटल महानगर हैं भारत में 53 महानगर टोटल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या
की प्रतिशतता जो है न्यूनतम है, तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की जो संख्या है उन सबसे न्यूनतम है। अधिकतम कहाँ पे है? गोवा में है अधिकतम। अगर नगरीय दृष्टि से मतलब जनसंख्या के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा निवास करती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर है। टोटल में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में द्वितीय स्थान पर है? तो कौन सा है? मिजोरम है इसमें। जनगणना से 10-12 क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार पूछे गए थे इस पेपर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 में वृद्धि हुई है। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। तो कितनी? 11.45 की वृद्धि हुई है। तो इसमें देखिए 2001 में कितनी थी, मतलब उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 56.27, 2011 में कितनी हो गई है? 11.41% बढ़ के 67.68 हो गई है। भारत की जनगणना 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है इसमें। अगर वैसे देखें, सब में ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, औरैया है, इटावा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये आर्टिकल 17 है। जबकि आर्टिकल 14 का संबंध किससे है? ये विधि के समक्ष समता से है। उसके बाद में आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मतलब नहीं किया जाएगा किसी के साथ। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता की बात करता है। 17 अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये विधानसभा के सदस्यों की बात करता है। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60, और अधिकतम कितनी हो सकती है? ये 500 हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थापना का वर्ष है। सीबीआई की वहाँ बात करते हैं। सीबीआई कब बना था? 1963 में बना था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं, 1964 में बना था। भ्रष्टाचार निरोधी कानून कब आया था? ये 1988 में आया था। ये तो यही गलत है। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी कब बना था? ये 1956 में बना था। ये भी गलत है। तो दो इसमें से जो गलत थे। देखिए, ये भ्रष्टाचार निरोध कानून आया था 1988, परिवर्तन निदेशालय आया था 1956। आयोग ने इसे जो डिलीट कर दिया था। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वे कौन कौन थे? दिल्ली और पुडुचेरी थे इसमें। आगे चलते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखिए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के घ के भाग 3 में किया गया है। ये बात ठीक है। दूसरा, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। खतरनाक शब्द है। तो ये 334 जो है विधानसभा से रिलेटेड है, ये पंचायतों से रिलेटेड नहीं। तो पहला आंसर इसमें ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। ये बात ठीक है। दूसरा, इसमें शहरी स्थानीय निकाय सरकारों के स्वशासन की संस्था की स्वीकार की नहीं, ग्रामीण स्थानीय सरकारों की। तो ये दूसरा वाला जो गलत है, केवल इसमें पहला ठीक है। देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा, एक नई अनुसूची 11 अनुसूची जोड़ी, जिसमें 29 विषय हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 74वां जो है शहरों से रिलेटेड है। क्लियर है? इसमें 18 विषय हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और औसत के परिवर्तन को मापता है। आगे देखते हैं, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये बात करता है प्रति हेक्टेयर में बात कर रहा है, टोटल में बात नहीं करता। प्रति हेक्टेयर में तो पंजाब है। अगर टोटल में बात करें तो पश्चिम बंगाल है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ फसल पौधारोपण है, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं इसमें। तो जूट का आप सब जानते हैं कि जूट का पश्चिम बंगाल है। उसके बाद चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आसाम में होता है। गन्ने का कहाँ होता है उत्पादन? गन्ने का उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में, और रबड़ का उत्पादन होता है केरला में। तो इसका आंसर आया था पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? कौन सी इफ़को जो इसमें कृषि निर्यातों में सम्मिलित नहीं है?
आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो इसमें जो दलाल ये सट्टेबाज नहीं है, ये मतलब मुख्य भूमिका ये जो है मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन करता है, ना कि सट्टेबाजों की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब विज्ञान से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है कौन कौन सी? डायनामो और विद्युत मीटर दोनों विद्युत चुंबकीय पर आधारित हैं, तो इसलिए आयोग ने इसका आंसर पहले सी माना था, बाद में इसको डी कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन पर जो ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो केल्विन पैमाने पर हिमांक को 273 के तथा भाप बिंदु को 373 के अंकित किया जाता है और इनके बीच के अंतर को दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। आगे चलते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? वेगों का अनुपात 2:3 होगा। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें सेंटीग्रेड जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी, जूल, अर्क ऊष्मा की इकाई है। सेंटीग्रेड जो ताप की इकाई है, ये किसकी? ये ताप की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो इसमें से जो है ब्यूटा कैलोर जो शाकनाशी है, ये शाकनाशी रसायन होता है, जबकि क्लोरीपाइरिफॉक्स खरपतवारनाशी है और ये कार्बेंडाजिम ये क्या है? कवकनाशी है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो कौन सा है? पीवीसी जो है जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो एल्युमिनियम, बॉक्साइड, कॉपर, ये सिनेबार ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरा जो है सही जिंक, कैलामाइन और आयरन हेमेटाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित में से मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है इसके लिए। नेक्स्ट कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमरबेल तना परजीवी कहते हैं इसको, चंदन को जड़ परजीवी, ऑर्किड को अधिपातक कहते हैं, घटपर्णी क्या है? जलोद्भिद नहीं होता है। तो ये क्या होता है? ये घटपर्णी या फिर नेपेंथिस क्या होता है? कीटभक्षी पौधा होता है जो कीटों को पकड़ता है और अपना भोजन करता है। नेक्स्ट कौन हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है इसमें स्त्रीलिंग हार्मोन है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये अंडाशय से उत्पन्न होता है एस्ट्रोजन महिलाओं में, जो प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं कौन से? एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रियोल। एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर सेक्स हार्मोन्स हैं। ये और ये पहला दूसरा ये दोनों जो है नर ये सेक्स हार्मोन है, जबकि थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो देखिए डी सूखा रोग होता है, सी की वजह से मसूड़ों में पानी खोना आना, विटामिन ए की वजह से गठिया रोग नहीं होता, ये गलत है। विटामिन ए की वजह से, बी की वजह से बेरीबारी। तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। रबेश सूनर के नाम से ट्रिक याद कर लो, रबेश सूनर, ठीक है। रे से रतौंधी होता है और बै से बेरीबेरी, इससे स्कर्वी और इससे जो सूखा होता है, न से नपुंसकता और रे से रक्त का थक्का ना जमना। तो ये विटामिन ए की कमी से, ये बी की, ये सी की, ये डी की, ये ई की और ये के की। क्लियर? रबेश सूनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके रासायनिक नाम भी देख लेते हैं। विटामिन और रासायनिक नाम देखिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है ये थायमीन, विटामिन डी का कैल्सीफ्रोल और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। एक तरफ औषधि है और दूसरी तरफ जो उपयोग है, तो इसमें देख लेते हैं। क्लोरोमाइसिटीन जो है ये क्या है? औषधि है, जिसकी वजह से ये टाइफाइड नासी होती है। क्रिस्टल वायलेट क्या है? ये प्रतिरोधी होती है। क्विनिन की वजह से मलेरिया रोधी दवाई है। एस्पिरिन निश्चेतक नहीं है, एस्पिरिन दर्द निवारक दवाई है ये, तो डी इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? तो 5 मिलीलीटर जो मतलब इसमें जो रक्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है? तो कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट चलते हैं। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन जो सही है बताना है। तो जीवाणु भोजी जो है ये विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, पहली बात ठीक है। जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, तो दोनों बातें ये ठीक हैं। आगे चलते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो इसको जो गासमर रेशम के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट ये कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ तो फसल है दूसरी तरफ प्रजाति है। तो हम जानते हैं कि सरसों, ये बरौना जो सरसों की प्रजाति है, मटर सपना, आलसी सूर्य की प्रजाति नहीं है, मूंगफली कौशल की प्रजाति, मतलब कौशल जो मूंगफली की प्रजाति है। आलसी किसकी प्रजाति है, सॉरी ये है कि अलसी की प्रजाति क्या है, देखिए यहाँ पर सूर्य अलसी की प्रजाति नहीं है, सूर्य प्रजाति है पपीता की, पपीता की प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बरौना किसकी है, ये सरसों की है, सपना किसकी है, मटर की है, सूर्य किसकी, पपीता की, कौशल जो है मूंगफली की। बाकी अलसी की प्रजाति देख लेते हैं, गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी, पद्मिना, शेखर, शारदा, मऊ, आज़ाद। उसके बाद में ये क्या है, गौरव है, सिख, रसीम, पार्वती, अरुचि, ये रुचि है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है इसमें। तो गैरुए गेहूं में पाए जाने वाला रोग है गैरुए, जबकि अगेती झुलसा पता है कि आलू झुलस जाता है इसमें, तो ये ठीक है। कुंठा, ये झूठकंठ जो है, ये फॉल्स स्मट जो में पाया जाने वाला रोग है, ये जो में नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है, ये धान की फसल का रोग है, ये धान की फसल का रोग है। नेक्स्ट चलते हैं, लाईफाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं बताना था। तो लाईफाई देखिए इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया था, यही इसमें गलत था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था, तो आप सभी जानते हैं दूरसंचार की नियामक संस्था है, जो बनी कब थी, 20 फरवरी 1997 को बनी थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम वही ट्रिक लगाएंगे जो हम पहले से लगाते हुए आ रहे हैं कि कॉमन देखेंगे कौन सा है। तो ये पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 3 दोनों में कॉमन है। क्लियर है, तो उसमें से देखते हैं, फिर बाद में एक कॉमन है, तो आंसर सी हमने पकड़ लेंगे ईजिली। अब ये देखते हैं, फिर भी अगर पता लगाने की कोशिश करते हैं भाई। इंताकी ये कहाँ पर है, इंताकी राष्ट्रीय उद्यान है आपका नागालैंड में। उसके बाद में बेतला कहाँ पे है, बेतला झारखंड में है। सिरोही कहाँ है, सिरोही आपका मणिपुर में है। गुइंदी कहाँ पे है, गुइंदी नागालैंड, इसमें मतलब तमिलनाडु में है। चलिए अगर पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जैव मंडल को कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो स्वयंपोषी स्तर पर उत्पादन को, मतलब स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बात ठीक है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषणगत द्वारा स्तर पर उत्पादन किया था, तो दोनों बातें ठीक हैं। आगे चलते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य में स्थानांतरित के पश्चात क्या होती है, मात्रा इसमें जो घटती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका नियम, इसको नियमों क्या कहते हैं, तो देखिए इसका पूरा पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है ना, एक दिशीय होता है, पहली बात। दूसरा क्या है कि इसमें ऊर्जा का जो ह्रास होता है यानी घटती है। इसके लिए रेमंड ये लिंडेमैन में ने बताया था कि 10% का नियम दिया था इन्होंने। इसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण का मात्र 10% ही ऊर्जा संचित हो पाती है। नेक्स्ट चलते हैं, किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, जो भी इक्वेटर के आसपास में होते हैं, ये भूमध्य रेखा के आसपास दक्षिण से उत्तर में ये फैले हुए हैं। आगे चलते हैं, भारत के, अब ये प्रदेश स्पेसिफिक देख लेते हैं, उससे पता लगा कि हमें कितना स्टेट स्पेसिफिक पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो आपने देखा होगा कि गेहूं का है, आलू का है, मूंगफली का नहीं है, कपास का भी नहीं है, ठीक है, और धान का भी नहीं है, तो इसमें ये आंसर आ जाता है आपका। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर, वाराणसी में बनाया गया था ये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो रक्षा अनुसंधान संस्थान मतलब कहाँ पर बनाया गया, ये मथुरा में बनाया गया। नेक्स्ट है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। भाई नोएडा कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर को अब नोएडा कहते हैं, मतलब नोएडा को गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। अब देखिए बजट से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो बजट हम जो है नया वाला 2023-24 का बजट यूपी का डिस्कस करेंगे, उसके अलग से वीडियो बनाएंगे, और उसके साथ में इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे, इसको अभी नहीं देखते हैं। आकार देखिए यहाँ पे देख लो, आकार पूछा जाता है, आकार को ध्यान में रखना, आकार को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ये बात ठीक है। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये क्या बात हो रही है, ये तो बात बिल्कुल गलत है। चलिए आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा दशहरी आम का उत्पादन होता है, और यहीं से इसे GI टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो इलाहाबाद जो है निर्यात विकास केंद्र नहीं है। आगरा भी देखिए कौन कौन से शहर है,
देख लेते हैं 3। एक तो आगरा हो गया, आगरा में सिल्क कॉर्पोरेट, हस्तशिल्प सामान, संगम उत्पाद, बैग आदि। दूसरा इसमें जो है खुर्जा है। उसके बाद मेरठ है। अभी 2-3 नए शहर बने, उनको भी ध्यान में देना है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारणा अवधि है कितनी? 8 वर्ष है। ये विधेयक कब आया था? 2012 के हिसाब से। पहले इसका कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता था। नेक्स्ट चलते हैं, कन्नौज ईत्र का शहर है, ये बात ठीक है। दूसरा, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ ईत्र का उद्योग है। भाई ये क्या बात हो रही है? अगर एक के यहाँ भी अगर नहीं हुआ, सपोज करो पूरे शहर में, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत हो जाते हैं। तो सी इसका आंसर आ गया। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही मतलब बताना है। तो इसके लिए क्या है कि औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन इसमें शामिल है, नहीं। औद्योगिक अनुमोदन इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कब? 1929 में। ये मृत्यु हुई थी इनकी, तब इसलिए पूछ लिया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बलिया इसमें से सबसे पूर्वी है। जबकि देखा जाए सबसे पश्चिमी शामली है। उसके बाद में उत्तरी और दक्षिण देख लेते हैं। उत्तर में सहारनपुर है और दक्षिण में सोनभद्र है। तो यूपी के मैप को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब यूपी स्पेशल हम करेंगे। 1-2-4 दिन के अंदर यूपी स्पेशल भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। 4-5 क्लासों में पूरा कवर कर देंगे उसको। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताना है। देखिए इसमें जो है शहर है, दूसरी तरफ विशेषता है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म के नाम से जाना जाता है भाई, पहचान इसकी। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है झांसी। मुरादाबाद पीतल उद्योग है। आगे चलते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र स्थापित है कौन सा? इलाहाबाद में। उत्तर मध्य क्षेत्र इलाहाबाद, उत्तरी क्षेत्र पटियाला, उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर, पूर्वी सांस्कृतिक क्षेत्र का ये कोलकाता, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, दक्षिणी नागपुर, दक्षिण सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि डैश डैश क्या बात है इसमें सही बतानी है। तो पहला, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये बात ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियंत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये बात भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें सबसे ज़्यादा है, तो यही बात गलत है। तो 3 जिसमें आया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी चौथा, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये बात भी ठीक है। तो 3 बातें ठीक है। बाकी चीनी मिलें सबसे ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। अब ये इनको देखिए सोल्व कर लीजिए आप। गैस काम कर रहे हैं फिलहाल। तो सब चलो देख लेते हैं। कुछ फेरी वालों मतलब लखपति हैं, कुछ फेरी वाले लखपति हैं। तो फेरी वाले भाई, एक में फेरी वाला दूसरे में लखपति, तो कुछ है तो ये कुछ है, ठीक है। चलिए सी आंसर रहता है इसका। दूसरा, बंदर को खंभे पे चढ़ाना है, तो भाई कितने मिनट में? 40 मिनट में कम से कम बंदर खंभे पे चढ़ेगा। एक व्यक्ति एक चित्र की ओर देखते हुए संजय ने कहा, तो इसका सॉल्व कर लें। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किस प्रकार मतलब किसकी ओर देख रहा था? अपने पुत्र की ओर देख रहा था। इसको सॉल्व कर लें हम। नीचे दिए गई सारणी में लुप्त संख्या क्या बतानी है? तो लुप्त संख्या क्या होगी इसमें? तो इसमें किया गया है, देखिए इन दोनों को ऐड किया गया है और डिवाइड कर दिया गया है 8 से। तो क्या आ जाएगा? देखिए ऐसे ही दोनों को ऐड किया गया है, 10 आ गया, डिवाइड किया गया 5 से 2 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को किया गया था 16 हो गया था, डिवाइड किया 8 से 2 आ गया था। अब ऐसे इसको और किसको ऐड किया जाए तो डिवाइड करें 12 से, तो मतलब ये आ जाए इसमें। तो 20 में 4 ऐड करेंगे, 20 में 4 ऐड करेंगे 24 आएगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या क्या डायरेक्शन में चलाना है इनको? 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर, राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर, ये पूर्व दिशा 1 किलोमीटर। उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, 5 किलोमीटर दक्षिण में चल गया। अब वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है दिशा में चलकर, अंत में 9 किलोमीटर उत्तरी दिशा में चलता है। अब 9 किलोमीटर जब उत्तरी में चलेगा तो ये आ जाएगा इसकी ये, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं इसके डायरेक्ट ये कितना, तो ये कह रहा है उत्तर दिशा में चलता है। वह अब अपने बिंदु से कितनी दूर है? तो अपने बिंदु से कितनी दूर हुआ? तो देखिए ये देखिए, अब यहाँ से ये चला 2 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पे भी तो 2 ही हो गए। उसके बाद में 5 तो यहाँ पे ही आ गया ये 5। उसके बाद में 4 जो ऊपर को रहा, 4 ये हो गया। और ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी? ये टोटल लेंथ है 2 ये है और 1 ये है 3। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर जो है यहाँ पे ये 9 आ जाएगा। तो ये टोटल जब ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर ये दूर है, ये घर से अपने 5 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लुप्त संख्या बतानी है कि कौन सी जो लुप्त संख्या है इसमें।
तो स्टार्टिंग में देखिए दो का क्यू करा, प्लस में 2 ऐड कर दिया, माइनस कर दिया सॉरी, फिर 3 का क्यू किया, फिर 3 का क्यू करने के बाद में 3 माइनस कर दिया, 4 का क्यू किया, फिर 4 माइनस कर दिया, 5 का क्यू किया, 5 माइनस कर दिया, 6 का क्यू किया, 6 माइनस कर दिया। ठीक है, अब आगे 7 का क्यू करेंगे, 7 माइनस कर देंगे इसमें से, 7 का क्यू प्लस 7 का क्यू माइनस, जब 7 कर देंगे तो 336 इसमें आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कुछ संत शहीद थे सत्य है तो तर्क वाक्य कुछ शहीद मतलब ऐसा नहीं थे कि सत्य अथवा असत्य होने के बराबर के अनुमान कह सकता, तो सत्य बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा में सिस्टर और कार को क्रम से ये इतना और ये लिखा जाता है तो इतने को निम्नलिखित में से किस कूट भाषा में जाना जाएगा। अब आप देख लो, देखिए ऐसे सिस्टर लिखकर ये देख लो कि इसके आगे कौन से वर्ड का यूज़ किया गया है। जैसे एस के आगे 2 का यूज़ किया गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अब ये देखिए उसके बाद कार को क्या बोला गया है, कार को हम लिखेंगे तो ये 7, 6, 5 लिखा गया है। तो अब ये 6 किसका लिखा गया, ये लिखा गया ए का, तो इसमें से पहले ए आएगा। उसके बाद देख लें 5 किसका लिखा गया, 5 लिखा गया आर का, फिर आर आएगा, क्योंकि 2 बार 5 है। फिर 4 का देख लेते हैं, 4 कहाँ पे, ये लिखा था ई का। ठीक है, इसका हिसाब से आंसर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में वर्ग उपस्थित हैं। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी डी डी ई और इसके बराबर ई एफ और एफ ई एफ के बराबर एफ जी तथा सभी आंतरिक कोण 90 हैं तो कितने होंगे, इसमें कितने वर्ग उपस्थित है ये बताना है। तो इसमें जो है 13 वर्ग उपस्थित हैं। एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लगते हैं तो इस बार 4 बजने में मतलब कितना समय लगेगा। मतलब इसे 4 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो इसमें जो है 6 सेकंड समय लगेगा। अगर देखते हैं ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, तो इसको जो ऐसे करके देख लेते हैं। ए बी से तो लंबा है लेकिन सी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो यहाँ पे इसके नीचे डी आ गया, उसके नीचे डी ई से लंबा है पर बी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन सा हो गया, तो जाहिर सी बात है सबसे लंबा इनमें सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अक्षर बताना है कौन सा आएगा। देखिए इसमें गैप बढ़ते चले आ रहे हैं, 2 के बाद फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के, फिर 6 के बाद में क्या आएगा, बी आ जाएगा। नीचे दिया गया है कि ए बी का भाई है, सी ई का पिता है, डी ई का भाई है, ई का पुत्र है, तो तब डी का चाचा क्या हो। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है ये बी का भाई है। अब बी का पता नहीं है, बी पता नहीं है कि लड़का है लड़की है क्या है। सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, ये पता लग गया। डी ई का भाई है, अब डी ई का कोई रिलेशन अभी मिल नहीं रहा है इसमें। और ई बी की पुत्री है, ई जो है ये ई बी की पुत्री है, ये भी पता नहीं चला कि लड़का है लड़की। तब डी का चाचा है, डी का चाचा कौन होगा। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। अब डी और ई भाई हैं, तो डी और ई जो है ये भाई है, डी ई का भाई है, सॉरी डी जो है ई का भाई है, तो ये भाई बहन हो गए, ये बहन हो गई, ये भाई हो गया। अब इसका चाचा कौन होगा, जाहिर सी बात है ए जो है इसका चाचा हो गया, तो ये भी लड़का ही होगा, ये लड़का होगा, तो इसका चाचा ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए क्रम में मतलब इसकी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब इसमें देख लीजिए, इसमें मिला लेंगे कि इनका गैप कितना है। ठीक है, तो ये देखिए जी के बाद में जस्ट जी आया और एम के बाद में जस्ट एम आया, तो अब इनमें जी के बाद में जे के बीच में कितना गैप है, वो गैप है। जे के बाद में एम के बीच में कितना गैप है, तो उसको गैप निकाल लेंगे हम। एस के बाद में तो जस्ट एस आना है, उसके बाद में एस के बाद में वी का, तो ये इसका आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें से एक्स के स्थान पर बताना क्या आना। तो देखिए 5 का यहाँ पे स्क्वायर करा हमने, प्लस में 3 का स्क्वायर करा और माइनस में ये 4 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो आपका कितना हो गया 34 हो गया। 34 में से आपका माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 18 आ जाएगा। सेम ये प्रक्रिया दोहरानी, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 108। आगे देख लेते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए हमने आपको घटना चक्र की करंट अफेयर की मैगजीन करा दी है, जिसमें 2022 से लेकर 2023 के अगस्त तक का करंट है। उसके बाद में हमने 2 महीने की मैगजीन जो है घटना चक्र वाली कराई है, तो ये मंथली वाली मैगजीन में कवर करते हुए चलेंगे हम, और ईयरली वाली जो मैगजीन आती है 6 मंथ वाली मैगजीन आती है वो कवर करते हुए चलेंगे। कम से कम 2 मैगजीन से आपको करंट करना है। उसके साथ में तीसरी चीज़ हम जो डेली का न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहे हैं,
डेली का न्यूज़पेपर आपके बहुत काम का है। उसमें हम उन टॉपिक को या उन क्वेश्चन को देखते हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं जो RO के PPCS के एग्जाम में या वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उसको डेली देख लिया करें। 25 से 30 मिनट के अंदर 2 पेपर हम डिस्कस करते हैं, दैनिक जागरण और जनसत्ता। क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन समय की गए, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर नहीं देखने के। 2017-18 में अधिकतम कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला देश कौन सा था। तो ये क्वेश्चन जो भी करंट का हम वो देखेंगे। जिस वस्तु का देखिए 2017 में भारत के निर्यात में सबसे ज़्यादा योगदान था, कौन सा, ये इंजीनियरिंग वस्तु थी। हम इसको वहीं पे करंट में डिस्कस करेंगे। तो ये रिपोर्ट 17 की थी। अब हम 21 का डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाघ क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अभियान मुख्य रहा है, ये भी बाद में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में। ये करंट अफेयर में देखेंगे। GDP के अनुपात में ये करंट अफेयर में देखेंगे हम। दिसंबर 2017 तक भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में किस बैंक में सबसे ज़्यादा है, करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। ये संघ का बजट और मतलब ये दोनों बजट हम डिस्कस करेंगे। मिग ये मिसाइल, अगर कोई भी ऐसा लड़ाकू विमान वगैरह कुछ चर्चा में रहा है वो डिस्कस करेंगे करंट में। ये करंट का क्वेश्चन है। उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताइए जिसने फरवरी 2018 में जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार पदक जीता था। तो ये करंट में डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। तो ये सारे ये सजलांश है, ये भी करंट में डिस्कस करेंगे हम। जो भी शीतकालीन खेल या कुछ खेल रहे हैं वो करंट में डिस्कस करेंगे। फीफा विश्व कप ये 18-12 हुआ था, 22-12 भी डिस्कस करेंगे। जो भी ये करंट वाली रिपोर्ट, करंट वाली जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 बारे डिस्कस करेंगे। ये थीम कोई ऐसी कुछ रही है तो वो भी करंट में डिस्कस किया जाएगा। अभी डिस्कस किया भी गया है, 2 महीने करंट अफेयर देख लो आप। उसके बाद में नवंबर-दिसंबर की आएगी, वो भी कवर करा दी जाएगी। ये देखिए किस राज्य में सर्वाधिक ये किया गया था, ये करंट में देखेंगे। बजट करंट का हिस्सा है, करंट में देखा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये करंट का पार्ट है, करंट में डिस्कस करेंगे इसको हम। ये भी करंट में डिस्कस किया जाएगा। बाकी ये करंट में डिस्कस करेंगे हम। विविध में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। संस्थान है, दूसरी तरफ ये संस्थान है, स्थान है। केंद्रीय भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये वाराणसी में है, ये बात ठीक है। केंद्रीय उपोषण संस्थान ये श्रीरंगन में नहीं है, ये गलत है। तो ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। बाकी गन्ना अनुसंधान ये लखनऊ में है, दलहन कहाँ, कानपुर में। तो देखिए हमने बोला तो था कि हम 2 पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसमें। 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। आप 1 घंटे की देख लीजिए, ज़्यादा सुकून रहेगा, आपको इत्मीनान रहेगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में लिंक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय बाय।